तो मैं दोबारा आपको एक बार फिर से 1D अरे बना के दिखा देता हूँ। तो 1D अरे के अंदर क्या करना पड़ता है, हमें एक लिस्ट को इनिशिएट करना पड़ता है। मैंने यहाँ लिखा 21, 67, 4, 3, 29। सो इन दिस वे वी कैन राइट इट। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे प्रिंट ए करूँगा। सो इट विल शो मी लाइक दिस। सो बेसिकली दिस इज अ 1D अरे। ठीक है, तो ये इट इज़ नथिंग बट द 1D अरे। तो इट इज़ 1D अरे। अब हम बात करेंगे 2D अरे की। अब देखिए आप 2D अरे किस तरीके से बनाया जाता है। A इक्वल्स टू np डॉट अरे। मैंने यहाँ पे एक स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया, मैंने बिग ब्रैकेट खोल दिया। और उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे 2D बनाने के लिए मुझे इसमें एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3। और उसके बाद ये एक पूरी लिस्ट जो है वो कंप्लीट हो गई। फिर कॉमा मैंने लिखा, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया 4, 55, 56 एंड 67। सॉरी, I have to write it in comma, 56, 67। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट ए करूँगा। सो दिस इज़ नथिंग बट द 2D अरे। तो किस तरीके से लिखा गया है ये मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो इट इज़ अ 2D अरे। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या करना है अपने को कि फिर से मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। मैं इसको सबको डिलीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, यहाँ पे एक स्मॉल ब्रैकेट ओपन करना है। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट ओपन करने के बाद जब मैं 1D अरे की बात करता हूँ, जब तो मेरे को एक बिग ब्रैकेट ओपन करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1D अरे। लेकिन जब मैं 2D अरे की बात करता हूँ तो मेरे को डबल बिग ब्रैकेट खोलने पड़ेंगे। ठीक है, और उसके अंदर फिर मेरे को अलग अलग लिस्ट लिखनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी ऐसे 21, 22 एंड देन 23। और उसके बाद एक ये जो अंदर सबसे इनर मोस्ट जो लिस्ट थी उससे मैं बाहर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद मैं दूसरी लिस्ट लिखूंगा। और दूसरी लिस्ट लिखने के लिए फिर से मैं यहाँ पे लिखूंगा, फिर से मतलब लिस्ट क्रिएट करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा मैं 24, 25 एंड 26। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, अगर हम यहाँ पे देखें तो मैंने एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट को क्रिएट कर दिया है, दो तरह की लिस्ट को क्रिएट कर दिया है। तो उसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2D अरे हो गया। तो इसको समझने का सिर्फ एक सिंपल सा लॉजिक यही है स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे मेरे को बिग ब्रैकेट पे ध्यान देना है। ठीक है, अभी मैंने जब 1D अरे बनाया था तो एक बिग ब्रैकेट लगाया था। ठीक है, जब मैं 0D अरे लगाता हूँ जब एक भी बिग ब्रैकेट नहीं होगा। ठीक है, 1D में मैंने एक बिग ब्रैकेट लगाया। अब 2D के अंदर मैंने क्या करा है कि दो बिग ब्रैकेट लगाए। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। आप देख सकते हैं यहाँ इस तरीके से 2D अरे दिखेगा, इस तरीके से 0D अरे दिखता है, इस तरीके से 1D अरे दिखता है, और इस तरीके से मेरे को 2D अरे दिखेगा। अब अगर मुझे 3D अरे बनाना होगा तो किस तरीके से बनाऊंगा मैं, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। np डॉट अरे। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट लगाना है। उसके बाद मैंने एक लिस्ट ओपन करी, 1D अरे बन गया। दो लिस्ट ओपन करी, 2D अरे बन गया। 3 लिस्ट ओपन करूंगा, थर्ड लिस्ट मतलब एक और इनर मोस्ट लिस्ट ओपन करूंगा, तो मेरा क्या बन जाएगा, 3D अरे बन जाएगा। अब इसके अंदर मैं वैल्यू डालता हूँ, मान लीजिए 31, 32 एंड 33। और इसको मैं बाहर आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ। फिर एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ, उसके अंदर डालता हूँ मैं 34, 35 एंड 36। फिर इससे बाहर आ जाता हूँ, फिर कॉमा लगाता हूँ, फिर लिस्ट ओपन कर देता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 37, 38, 39। क्योंकि मुझे 3D अरे बनाना है, तो 3D अरे बनाने के लिए मेरे को तीन तरह के पेयर्स लेने पड़ेंगे। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा इट इज़ अ 3D अरे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, तीन बिग ब्रैकेट ओपन करे, और तीन बिग ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने 3D अरे की वो क्रिएट कर दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। सो बेसिकली इट इज़ अ 3D अरे। तो फिर से मैं आपको एक बार कंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, कि ये जो मेरा है ये 0D अरे है, फिर ये 1D अरे है, ये 2D अरे है, ये 3D अरे है। ये किस तरीके से बनता है स्टूडेंट्स, ये बनता है लिस्ट को क्रिएट करने से।
जब मैं इसके अंदर एक सबसे पहले मैं मेथड है अरे एक मेथड है, तो उसके लिए मेरे को स्मॉल ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और खाली मैं स्मॉल ब्रैकेट लगा के वैल्यू इसके अंदर प्लग इन कर देता हूँ तो सीधे मुझे 0D अरे मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसके अंदर एक बिग ब्रैकेट लगाता हूँ दैट मीन्स कि ये एक लिस्ट है और उसके अंदर जब मैं वैल्यू डालूंगा तो ये 1D अरे बन गया। अब अगर मैं यहाँ पे 2D अरे बनाना है तो मेरे को एक लिस्ट के बाद दूसरी एक और लिस्ट इनर मोस्ट लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी और इस तरीके से 2D अरे बन जाएगा। और 3D अरे बनाने के लिए मेरे को 3 लिस्ट बनानी पड़ेगी, पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट और उसके अंदर 3D अरे को क्रिएट करना पड़ेगा। सो आई होप कि यू अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं अब आप लोगों को एक पूरा कंक्लूड करके एक सैम्पल प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ। नाउ लेट सपोज कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इक्वल्स टू NP, मैं आपको यही सारी चीज़ें ले लेता हूँ a इक्वल्स टू, जिससे आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 0D अरे लिया, उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल लिया b इक्वल्स टू और यहाँ पे मैं 1D अरे ले रहा हूँ। सॉरी पूरा नहीं है, ठीक है। और मैंने एक और वेरिएबल लिया c और यहाँ पे अब मैं 2D अरे ले रहा हूँ। इसको स्टूडेंट्स आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपको समझ में आ जाएगा कंसेप्ट किस तरीके से होता है। थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान रखिएगा उसको किस तरीके से करना है। और एक बार आपको कंसेप्ट पकड़ में आ गया तो फिर आप कभी गलती नहीं करेंगे, चाहे 4D अरे हो, चाहे 6D अरे हो, कितने भी D अरे हो, कितने भी डायमेंशन का अरे हो, उससे अपन चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं मशीन लर्निंग की बात करूं तो उसके अंदर जब डेटा सेट जो होते हैं और जो मैंने आपको बताए थे कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स आर ऑल्सो नोन एज सीरीज। ठीक है, जो डेटा सेट के अंदर जो कॉलम्स होते हैं वो सीरीज भी कहलाते हैं, वो डायमेंशन भी कहलाते हैं। तो मान लीजिए अगर उसके अंदर 4 कॉलम्स हैं तो 4D अरे हो गया एक तरह का, तो 4 डायमेंशन उसका स्पेस हो गया है। अगर वो 1 ही है, उसमें 1 वेरिएबल तो कभी भी नहीं होगा डेटा सेट में, एटलीस्ट 3 वेरिएबल रहने चाहिए जिसमें के 2 इनपुट, एटलीस्ट 3 नहीं तो 2 तो हैं, 2 कॉलम होंगे क्योंकि उसमें इनपुट वेरिएबल भी चाहिए पड़ेगा और मुझे एक आउटपुट वेरिएबल भी चाहिए पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए एक प्रेडिक्टर भी चाहिए पड़ेगा, एक मेरे को टारगेट वेरिएबल भी चाहिए पड़ेगा। ठीक है, या उसको मैं कहूँ कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी चाहिए पड़ेगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल भी चाहिए पड़ेगा। तो दीज आर द थिंग्स, रेस्पॉन्स वेरिएबल, सो दीज आर द जार्गन्स विच वी आर गोइंग टू यूज इन द मशीन लर्निंग। ठीक है, अब मैं आपको क्या करूँगा कि इसके डायमेंशन भी बता सकता हूँ मैं आपको किस तरीके से। तो इसका एंडिम करके एक कीवर्ड होता है, उसको यूज़ करके हम इसके डायमेंशन पता कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा a डॉट एंडिम और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट b डॉट एंडिम, उसके बाद प्रिंट c डॉट एंडिम एंड प्रिंट अगेन d dot ending. Now let's see what will be the output. So here we can see that it is showing okay, यहाँ पे 0 0 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी a लिख दिया है, मेरे को यहाँ पे b लिखना है। तो here we can see that जो मेरा पहला वेरिएबल है a वो मेरा 0D अरे है, जो मेरा दूसरा वेरिएबल है वो 1D अरे है, जो मेरा तीसरा c वेरिएबल है वो 2D अरे है और जो मेरा चौथा d वेरिएबल है वो मेरा 3D अरे है। सो इन दिस वे वी कैन क्रॉस चेक, हम लोगों ने क्रॉस चेक भी कर लिया कि ये हमने जो किया है वो सही किया है कि नहीं किया है। सो इन दिस वे वी कैन क्रिएट आवर ओन डेटाबेस, ओन डायमेंशन हम अपना क्रिएट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको हायर डायमेंशन बनाना है तो अरे कैन हैव एनी नंबर ऑफ डायमेंशंस, तो अरे के कितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं। सो व्हेन द अरे इज क्रिएटेड यू कैन डिफाइन द नंबर ऑफ डायमेंशन बाय यूजिंग द एंडिम आर्गुमेंट। ठीक है, now we will see one program in which we will create an array of 5 dimension and verify that it is a 5 dimension or not। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को सिर्फ अभी तो क्या है ये बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। अभी 3 तक तो मेरे को समझ में आ गया, अगर मान लो 10D अरे हो गया या 1000D अरे हो गया, क्या 1000D फीचर्स तो नहीं होते, हाँ 10 to 15 फीचर्स मैं मान सकता हूँ हो सकते हैं। 10 to 15 फीचर्स मतलब 10 to 15 कॉलम्स इन द डेटा सेट। ठीक है, तो अभी अपने को मशीन लर्निंग प्रोस्पेक्टिव में ही सोचना है हर चीज़ को।
तो वो चीज़ हो सकती है। तो 10 to 15 हो सकते हैं। तो 10 to 15 अगर मैं यहाँ पे हैंड से बनाने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ किस तरीके से बनाया जा सकता है, और लेट्स सी उसको हम देखते भी सही हैं कि क्रॉस वेरीफाई करके कि वो सही बनाया है कि नहीं बनाया हमने। तो मैंने यहाँ पे अरे मेथड दिया और उसके अंदर मैंने यहाँ पे लिया है 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28। लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे एंडिम कीवर्ड को यूज़ किया है और मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट सपोज 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया। फाइन। अब उसके बाद मैंने लिखा प्रिंट ए एंड आफ्टर दैट वी राइट प्रिंट। अब हमें नंबर ऑफ डायमेंशंस देखने हैं, तो नंबर ऑफ डायमेंशंस कोलन मैंने यहाँ पे लगा दिया तो वो बता देगा नंबर ऑफ डायमेंशंस। और मुझे किस में से वो पता चलेगा, वो पता चलेगा ए डॉट एंडिम से। ठीक है, तो मेरा ए तो वेरिएबल नाम है और एंडिम जो है मेरा कीवर्ड है। तो ए डॉट एंडिम जो भी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ उसका कितना डायमेंशन है वो मुझे दिख जाएगा। सो नाउ लेट्स सी द आउटपुट। एंडिम इज द इनवैलिड कीवर्ड। ओके, नॉट एंड। ओके ओके, इट इज नॉट एंडिम। एंडिम तो बताने के लिए था कि कितने वो हैं। ये दिस इज एंडिमिन। आई एम सॉरी, it is another keyword endymin. Endymin. And your object is not endymin. थोड़ा सा क्या है स्टूडेंट से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए फिर से मैं just wait. Yes. So here you can see it is a 6 dimension array. 6 dimension array हमें कैसे पता चल रहा है? नंबर ऑफ डायमेंशन इज 6। तो हम यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 जो है वो बिग ब्रैकेट है। ठीक है, तो 6 जो बिग ब्रैकेट का मतलब ये होगा कि 6 डायमेंशन का है। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन यूज इट। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा एंडिमिन तो जो है वो क्रिएट करता है डायमेंशंस, और एंडिम से हम पता करते हैं कि कितने डायमेंशन का वो है। तो एंडिमिन जो है वो इट इज़ अ कीवर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग द डायमेंशन, एंड एंडिम इज़ यूज्ड टू नो हाउ मेनी डायमेंशंस आई एम क्रिएटिंग। सो फाइन, सो इट इज़ इनर मोस्ट जो डायमेंशन है वो 6 डायमेंशन है विच हैज़ हाउ मेनी एलिमेंट्स इट हैज़ 6 एलिमेंट्स इट हैज़। फाइन, तो इस तरीके से हम डायमेंशंस खुद कभी बना सकते हैं। तो बेसिकली इट इज द मैट्रिक्स विद द वेक्टर। फाइन, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम एक बार अरे इंडेक्सिंग देख लेते हैं। अरे इंडेक्सिंग बिल्कुल सेम होती है जैसे कि हम लोगों ने लिस्ट में देखी थी। तो फिर से मैं एक बार नया वेरिएबल ले लेता हूँ np डॉट अरे, और मैं यहाँ पे सिंगल 1 डायमेंशन अरे ले लेता हूँ, सिंपल सा एक 1 2 3 4 5, जिससे कि हमें देखने में आसानी हो। तो मैंने यहाँ पे एक 1 डायमेंशन अरे लिया हुआ है। 1 डायमेंशन अरे लेने के बाद अगर मान लीजिए मुझे कोई एक एलिमेंट एक्सेस करना है, तो लेट सपोज कि मेरे को यहाँ पे थर्ड एलिमेंट एक्सेस करना है। तो थर्ड एलिमेंट कैसे हो जाएगा? 0 1 2 3, तो इट विल प्रिंट आउट 4। तो लेट्स सी के यस, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम 0 1 2 3। तो थर्ड एलिमेंट मेरा कौन सा है? फोर्थ एलिमेंट है। तो मेरे को 4 जो वैल्यू होगी वो उसको रिटर्न कर देगा। सो इन दिस वे वी कैन एक्सेस इट। ठीक है, आप कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको 4 कर दें तो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी हम कर सकते हैं जैसे कि हम लोगों ने लिस्ट में पढ़ा है। अगर मैं इसको -1 करूँगा तो इट विल शो मी द 5। ठीक है, तो इस तरीके से नेगेटिव इंडेक्सिंग हो सकती है। इसके अलावा और कोई इंडेक्सिंग हमें देखनी है तो वो भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे इसमें एक और तरह की इंडेक्सिंग होती है। मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अरे 4। तो नाउ लेट्स सपोज व्हाट विल बी द आउटपुट।
सो मैंने यहाँ पे क्या करा है, 2 वाले एलिमेंट को 4 वाले एलिमेंट को ऐड कर दिया है, वो भी हम कर सकते हैं। तो 2 वाला एलिमेंट है 0 1 2 3 है वो, और 4 पे है मेरा क्या 4 है। तो 3 + 4 कितना होता है 7 होता है, बट ये बता रहा है 8। तो देखते हैं क्यों बता रहा है 0 1 2। सेकेंड नंबर का एलिमेंट है मेरा 3, और फोर्थ ओके 0 1 0 1 2 3 3 4 ओके फाइन। हाँ बट ऑब्वियसली क्योंकि जो मेरा सेकंड एलिमेंट है वो 3 एलिमेंट है, और जो मेरा फोर्थ एलिमेंट है वो कौन सा है 5 है। तो 5 + 3 8 होता है, तो इट विल शो मी द 8 रिजल्ट। फाइन। अब अगर मुझे 2D अगर अरे को एक्सेस करना होगा तो किस तरीके से करूँगा, तो सबसे पहले मैं 2D अरे क्रिएट कर देता हूँ। और 2D अरे क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक तो बिग ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा, और बिग ब्रैकेट लगाने के बाद मुझे यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा, फिर एक और यहाँ बिग ब्रैकेट। उसके बाद मैं लिख देता हूँ 6 7 8 9 10, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक और बिग ब्रैकेट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बिग ब्रैकेट हो गए, तो दैट मीन्स के 2D अरे हो गया। अब मुझे इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, तो किस तरीके से करूँगा मैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए, और यहाँ पे मुझे लिस्ट बिग ब्रैकेट क्रिएट करना है, और पहले वाले जो लिस्ट है उसके अंदर से मान लीजिए मुझे सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करना है, और दूसरे से मुझे फोर्थ वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो इट इज शोइंग मी एन एरर, ठीक है। क्यों वो एरर शो कर रहा है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए इसमें क्या होगा, किस तरीके से हमें 2D में एक्सेस करना होता है। क्योंकि ये जो पहला वाला कॉलम है, जो ये पहली वाली जो वैल्यू है, वो ये मेरा बता रहा है कि मेरे कितने अरेज हैं। तो ये 2D अरे है, तो ये 0 है, ये 1 है, ठीक है। तो मैं जब यहाँ पे 1 लिखूंगा तब ये प्रिंट करेगा, ये देखिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे को ये मेरे 2 अरे हैं, ये मेरा 0 अरे है, मतलब ये 0D अरे एक तरह, मतलब इसकी इंडेक्सिंग 0 पे है, और इसकी इंडेक्सिंग पूरे अरे की किस पे 1 पे है। अब उसके अंदर मैंने जब यहाँ 1 लिखा है, दैट मीन्स कि मुझे जो सेकंड नंबर का जो अरे है उसको एक्सेस करना है। और सेकंड नंबर के अरे के अंदर मेरी कौन सी वैल्यू है, मैं देखता हूँ 0 1 2 3 एंड 4। तो मेरी चौथी नंबर की जो वैल्यू है उसको एक्सेस कर दिया और उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, देन व्हाट विल बी द आउटपुट। तो इसका मतलब ये हो गया, 0 का मतलब कि 0th इंडेक्सिंग पे जो अरे है उसको मुझे एक्सेस करना है, और उसके अंदर कौन सी वैल्यू, कौन से एलिमेंट को एक्सेस करना है, थर्ड एलिमेंट को। तो 0 1 2 3, तो ये मेरा 4 जो होगा उसको ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन एक्सेस द अरे, ठीक है, और हम इसको काम में ले सकते हैं। तो बेसिकली जो होगा वो 1 और सॉरी 0 पे और 1 पे होगा। अब अगर मेरे को 3D अरे में एक्सेस करना है, तो 3D अरे के अंदर कैसे एक्सेस होगा, तो सबसे पहले तो मैं 3D अरे को क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉमा, फिर मैंने यहाँ पे बिग ब्रैकेट बना दिया, और मैंने लिख दिया 11 12 13 14 एंड 15। फाइन। सो तो अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे एक और बिग ब्रैकेट लगा देना है। अब मैंने एक और बिग ब्रैकेट लगा दिया, दैट मीन्स कि 3D अरे बन गया। अब मुझे इसकी वैल्यू को एक्सेस करना है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे एक्सेस होगी और किस तरीके से पता चलेगा हमें। सो टू एक्सेस द एलिमेंट फ्रॉम 3D अरे वी कैन यूज कॉमा सेपरेटेड इंटीजर्स रिप्रेजेंटिंग द डायमेंशन एंड द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे लिखना है 0 एंड so if I want to access, let's suppose if I want to access the third element of the second array, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए थर्ड एलिमेंट ऑफ द सेकंड अरे करना है, तो मेरे को किस तरीके, जैसे मान लीजिए थर्ड सेकंड अरे मेरा कौन सा है, फर्स्ट अरे मेरा ये है, सेकंड अरे ये है, और इसका मेरे को आई हैव टू एक्सेस द थर्ड एलिमेंट ऑफ द सेकंड अरे ऑफ द फर्स्ट अरे, ठीक है। अब वो किस तरीके से होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। 0 1 कॉमा, चलो 3 रहने दीजिए इसको, और नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट।
सो इट इज शोइंग मी इनवैलिड आउट। ओके, मेरे को यहाँ पे भी एक बिग ब्रैकेट बनाना था। तो आप देख रहे हैं मेरे को ये 9th दिखा रहा है ये। तो 9th कैसे आया? 9th ऐसे आया कि ये तो 0, आई हैव टू एक्सेस द 4th एलिमेंट ऑफ द सेकंड अरे ऑफ द फर्स्ट अरे। ठीक है, तो वो किस तरीके से मैं देख सकता हूँ उसमें। तो इसमें स्टूडेंट्स अपने को कैसे का इंटरप्रिटेशन करना है? इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे है कि जो पहली वैल्यू है वो फर्स्ट जो अरे है उसको रिप्रेजेंट कर रही है, उसको इंडेक्स कर रही है। जो सेकंड वैल्यू है वो सेकंड अरे को इंडेक्स कर रही है, और इसके बाद जो ये तीसरी वैल्यू है वो उसके एलिमेंट को एक्सेस कर रही है। ठीक है, तो ये जो दो आगे की वैल्यूज हैं ये तो मेरे को क्या बताएंगी? मुझे बताएंगी कौन सा अरे है। ठीक है, कौन से अरे की मुझे वैल्यू सेलेक्ट करनी है। तो अब लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, तो ये अब ये सेकंड जो मेरा मतलब सेकंड, ये मेरा 0 इंडेक्सिंग पे, ये फर्स्ट इंडेक्सिंग पे, थर्ड इंडेक्सिंग पे। तो थर्ड इंडेक्सिंग के अंदर 0 1 2 3 14 नंबर है, तो वो इस तरीके से 14 का आउटपुट देगा। लेकिन सबसे पहले हम इसको पहले वाले को समझ लेते हैं। इसका आउटपुट क्या आ रहा है मेरा? तो 0 देन 1 एंड देन 3। तो 0 का मतलब तो हो गया फर्स्ट एलिमेंट, और फर्स्ट जो मेरा अरे है उसको हटा देना है। फिर मेरे को किस पे जाना है? फर्स्ट अरे पे जाना है, मतलब कि ये वाला जो अरे है, ठीक है, इस पे जाना है। तो इस पे जाने के बाद मेरे को थर्ड जो वैल्यू है वो रिटर्न करना है। तो 0 1 2 3, तो मेरे को 9 रिटर्न करना है। अब लेट सपोज के मुझे ये वाला अरे एक्सेस करना है, मतलब मेरे को 0th इंडेक्सिंग पे जो अरे है उसको एक्सेस करना है। तो ठीक है, मैं इसको 0th कर देता हूँ, और इसकी मान लीजिए मुझे सेकंड वैल्यू को एक्सेस करना है। ठीक है, सेकंड नंबर की जो इंडेक्सिंग पे, तो ये 0 बताएगा, ये 0 वाला अरे है। फिर ये 0 बता रहा 0 वाला अरे, मतलब कि मुझे इसी अरे में एक्सेस करना है। और फिर उसके बाद क्या करना है? मेरे को सेकंड वैल्यू को एक्सेस करना है। तो 0 1 2 दैट मीन्स के 3 का आउटपुट देगा। नाउ लेट्स सी इट विल रिटर्न अ वैल्यू 3। यस। अब अगर मान लीजिए मुझे ये वाला है, इसको एक्सेस करना है, तो इसको एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे यहाँ पे लिख देना पड़ेगा 2, और सेकंड वैल्यू को एक्सेस करना, तो 0 1 2 मतलब 13 मेरा आउटपुट आना चाहिए। वो मेरा 13 आउटपुट आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इस पे यहाँ पे 1 कर देता हूँ, तो व्हाट विल बी द आउटपुट? सो इट विल शो मी एन एरर। ठीक है, क्योंकि जो ये मेरे को 1 से स्टार्ट नहीं करना, तो इंडेक्स 1 इज आउट ऑफ द बाउंड फॉर एक्सेस 0। एक्सेस 0 मतलब कि फर्स्ट जो 0 जो कॉलम है उससे वो आउट ऑफ बाउंड हो रहा है, इसलिए तो मेरे को पहले उस पर तो यहाँ पे 0 ही लिखना पड़ेगा। तो इसने क्या करा कि यहाँ पे 0 है। अब मुझे जो भी अरे सेलेक्ट करना है, मेरे को मान लीजिए ये वाला अरे सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा। अगर ये अरे सेलेक्ट करना है तो मेरे को यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, और अगर यही वाला अरे सेलेक्ट करना है तो मेरे को 0 और 0 लिखना पड़ेगा। तो पहली जो वैल्यू है वो इंडेक्सिंग करेगी, मतलब फर्स्ट वाले एक्सेस को, और फिर उसके बाद जो भी मुझे अरे एक्सेस करना है उसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे इनपुट करनी पड़ेगी। फिर से मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, और यहाँ पे मैंने मान लीजिए 4 लिख दिया। तो अब ये क्या करेगा? ये 0 तो ये हो ही गया। 1 मतलब मुझे इस वाले अरे को एक्सेस करना है। इस अरे की कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी? 4th वैल्यू। तो 0 1 2 3 4, तो 10 रिटर्न होगा इसके अंदर। तो व्हाट विल बी द आउटपुट? आउटपुट शुड बी 10। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन एक्सेस द थिंग। उसके बाद नेगेटिव इंडेक्सिंग, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू द नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग इस तरीके से होगा। अब उसी तरीके से अरे की जो होती है स्लाइसिंग भी हो जाती है। ठीक है, स्लाइसिंग हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा है np डॉट अरे, और यहाँ पे मैंने अरे 1D अरे ले लेता हूँ मैं 23 26 28 32 45 और लेट्स सपोज 56। ये स्टूडेंट्स मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको नंपाई का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो जब हम डेटा सेट के साथ प्ले अराउंड करेंगे, तो आपको नंपाई का कंसेप्ट अगर जब तक क्लियर नहीं होगा तो आप नंपाई को यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले नंपाई को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पांडास हम लोगों ने पढ़ ही लिया, लेकिन जितनी भी न्यूमेरिकल चीज़ें आएंगी जिसमें हमें नंपाई के साथ खेलना पड़ेगा, उसमें हमें नंपाई के कंसेप्ट पता होने चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे स्लाइसिंग करनी है यहाँ पे। तो स्लाइसिंग करने के लिए मैं लिख दूंगा ए, उसके बाद ब्रैकेट और 1:5। तो अब ये क्या करेगा मुझे? 0 1 2 3 4 5, तो 1 से लेके 0 1, ठीक है, 1 इंक्लूड होगा, 1 2 3 4, और 5 जो होता है वो एक्सक्लूड होता है। तो इसका आउटपुट आएगा 26 28 32 एंड 45।
देखिए, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे लिस्टिंग के अंदर हम स्लाइसिंग करते हैं, तो इसमें जो आखिरी का जो पार्ट होगा वो जो होगा मेरा एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से मैं स्लाइसिंग कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए 5 को ही डिलीट कर दिया, तो अगर मुझे फिफ्थ वाले एलिमेंट को भी एक्सेस करना पड़ेगा तो मैं 1 कोलन लिख दूंगा, तो 1 के बाद जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे शो हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कोलन लिख के 4 लिख देता हूँ या 5 लिख देता हूँ, तो लेट सपोज, तो व्हाट विल बी द आउटपुट। तो ये क्या करेगा कि 5 वाले को छोड़ के इसके आगे के जितने भी होंगे उन सबको ये दिखा देगा, ठीक है। उसी तरीके से हम नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, वो सॉरी नेगेटिव स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, मैं आपको बता ही चुका हूँ। -3 कोलन -1, इससे क्या आएगा आउटपुट मेरा, तो देखते हैं हम क्या आउटपुट आता है। तो -1 मेरा यहाँ से होगा 56 से चालू, ठीक है, -2 एंड -3। तो बेसिकली -3 और -2 जो होंगे वो मेरे प्रिंट आउट में आएंगे और आउटपुट में आएंगे, और जो 56 होगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मुझे 56 भी लेना होगा तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा -3। तो इस तरीके से 32, 45 एंड 56 मेरे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन डू द स्लाइसिंग। अब इसके अंदर एक और चीज़ होती है विच इज़ नोन एज अ स्टेप, ठीक है। स्टेप भी हम कर सकते हैं, तो स्टेप किस तरीके से होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 1:3:2। अब इसका क्या मतलब होता है, 1:3:2, तो it will tell me the step will tell me the determine the step of the slicing. So आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, आप लोगों को मुझे बताना है कि इसका आउटपुट 26 क्यों आया और ये किस तरीके से होती है स्लाइसिंग, ठीक है। और अब हम बात करेंगे 2D अरे की स्लाइसिंग की। तो 2D अरे हम बना लेते हैं सबसे पहले। तो 2D अरे मैंने यहाँ पे बना लिया, np.array, और np.array के बनाने के बाद मैं यहाँ पे 2D अरे बना देता हूँ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 देन 5, और इसके बाद कॉमा लगा के फिर से बिग ब्रैकेट लगा दिया मैंने, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो ये मेरा 2D अरे हो गया। 2D अरे होने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट ए, और इसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे 1, 1:4। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप लोगों को बता ही चुका हूँ मैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये 0 और 1 है, तो 1 वाले अरे को मुझे कंसीडर करना है, उसके 1 से लेके, तो यहाँ से हो जाएगा 0 1, तुम्हारा 7 8 9, 0 1 2 3 4, तो 7 8 9 इसका आउटपुट आना चाहिए मेरे हिसाब से। यस, 7 8 9 आया, क्योंकि मैंने 1 वाले को कंसीडर करना है। 1 वाले में मुझे 1 से 4 करना है, तो 0 तो हट ही गया, तो मतलब 6 हट ही गया, तो अब आ गया 7 देन 8 एंड देन 9, और 4 एक्सक्लूड हो जाएगा, तो 4 वो एक्सक्लूड हो गया, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन कंसीडर इट। अब अगर मान लीजिए मुझे पहले वाले को एक्सेस करना है, तो पहले वाले को एक्सेस करने के लिए किस तरीके से होगा, मैंने यहाँ पे लिखा 0:2, और यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए 2 लिख देता हूँ, तो ये बता रहा है मेरे को 3 एंड 8। तो 3 एंड 8 कैसे पता चल रहा है, ये किस तरीके से आ रहा है, तो 0 1 2, तो इसका तो आ गया 3, और जो ये 2 एलिमेंट है उसमें मेरा आ गया 0 1 2, तो ये 8 आ गया। तो मतलब इसमें इसका मतलब ये है कि दोनों और जो अरेज है, मेरे दोनों डायमेंशन के अरेज हैं, उसके सेकंड वाले एलिमेंट को ये रिटर्न करेगा, ठीक है। तो सेकंड वाला एलिमेंट मेरा कौन सा है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 8 है, तो उसने दोनों अरेज के एलिमेंट को यहाँ पे रिटर्न कर दिया। सो इन दिस वे वी कैन डू द स्लाइसिंग ऑफ द अरेज, ठीक है।
सो दीज आर द थिंग्स। और नंपाई के अंदर कोई खास ज़्यादा है नहीं, अब आप चाहें तो इसको और पढ़ सकते हैं, दैट विल बी द बियॉन्ड दिस सिलेबस। तो जितना सिलेबस में था और जितना मुझे लगा कि सिलेबस, वैसे सिलेबस में नंपाई और पांडास है नहीं, बट एज फार एज दिस मशीन लर्निंग लैब इज़ कंसर्नड यू मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ पांडास एंड नंपाई। ठीक है, अब आप लोगों को एक हल्का सा आइडिया आ गया होगा पांडास और नंपाई का, लेकिन अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में नंपाई को आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रैंडम नंबर्स। ठीक है, तो रैंडम नंबर्स में आप लोगों को बता देता हूँ स्टूडेंट्स, बेसिकली रैंडम नंबर्स होते क्या हैं, बहुत ही एक इसमें प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को कि यार रैंडम नंबर क्या चीज़ है। तो बेसिकली रैंडम नंबर डज नॉट मीन्स अ डिफरेंट नंबर्स एवरी टाइम। रैंडम नंबर का मतलब ये नहीं होता कि हर बार अलग अलग नंबर आएगा। रैंडम नंबर का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड लॉजिकली। लॉजिकली हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि यार अब कौन सा नंबर आने वाला है। जैसे लेट सपोज अभी नंबर आया 7334, नेक्स्ट पर आ जाएगा 6334, हो सकता है उसके बाद दोबारा 7334 आ जाए। तो प्रिडिक्शन जो है रैंडम नंबर्स का लॉजिकली जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि रैंडम नंबर कई एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, और सबसे बेस्ट एग्जांपल और सबसे बेस्ट अगर रियल टाइम एप्लीकेशन की बात करूं तो दैट विल बी द OTP। ठीक है, विच वी आर यूजिंग नाउ डेज। तो OTP इज अ रैंडम नंबर, इट इज़ बेस्ड ऑन द रैंडम नंबर कंसेप्ट। तो एवरी टाइम व्हेन वी रिक्वायर अ OTP तो वो रैंडम नंबर जनरेशन करता है, उसी हिसाब से अपने को पता चलता है। तो रैंडम नंबर्स नंपाई में क्या होते हैं, किस तरीके से सूडो रैंडम नंबर्स लिखे जाते हैं, जनरेट किए जाते हैं, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद अपन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, उसको हम प्लॉट करके समझेंगे कि किस तरीके से इसमें एक सी बॉर्न होता है, सी बॉर्न प्लॉटिंग होती है, उससे यूज़ करके जो गॉसियन कर्व आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो सब आपने मैथ्स में पढ़े होंगे, स्टैटिस्टिक्स में पढ़े होंगे। तो थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स का मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक नॉलेज हो जाए। सो वंस वील डन विद दैट, फिर उसके बाद हम लोग मशीन लर्निंग लैंग्वेज पे आएंगे और मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रिग्रेशन मॉडल पढ़ाऊंगा, लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन। उसके बाद हम लोग KNN के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का जो सिलेबस है वो KNN का ही है, और फिर KNN के अंदर काफ़ी इन डेप्थ उसकी चीज़ें हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा वंस वी आर डीलिंग विद दैट। ठीक है, किस तरीके से हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की जाती है, किस तरीके से क्लासिफिकेशन रिपोर्ट जनरेट की जाती है, किस तरीके से एक्यूरेसी चेक की जाती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मॉडल क्रिएट करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी एक्यूरेसी भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर इम्बैलेंस डेटा होगा तो क्या होगा, तो इम्बैलेंस डेटा के अंदर क्या होता है कि जो मेजोरिटी डेटा क्लास होती है उसी की तरफ जो मतलब बाइसिंग हो जाती है, उसमें वेरिएंस और बाइसिंग का एक ट्रेड ऑफ होता है। तो बाइसिंग का बेसिकली मतलब होता है, वेरिएंस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। बाइसिंग का स्टूडेंट्स मतलब ये है कि मान लीजिए मेरा क्लासिफिकेशन मॉडल है। ठीक है, क्लासिफिकेशन मॉडल के अंदर मैं आपको एक हल्का सा एक एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ। लेट सपोज के मेरी एक एप्लीकेशन है जिसमें मुझे ये प्रेडिक्ट करना है कि वेदर दैट पर्सन इज इन्फेक्टेड फ्रॉम कोविड और नॉट। ठीक है, कोरोना से वो इन्फेक्शन है उसको या नहीं है। तो मेरे ज़ीरो ही होंगे, तो ज़ीरो मेरा मान लीजिए रिप्रेजेंट करता है नॉन, ज़ीरो मेरा रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव, और वन मेरा करता है पॉजिटिव। ठीक है, मेडिकल साइंस के अंदर यही सबसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कह सकते हैं और बात है कि जो पॉजिटिव होता है वो बुरा माना जाता है मेडिकल साइंस के अंदर। ठीक है, तो पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, और आई होप कि आप लोग भी पॉजिटिव ना हो, और जो पॉजिटिव हो गए हैं वो बहुत जल्दी रिकवर करें बाय गॉड ग्रेस। एनीवेज, तो इसमें क्या है, मान लीजिए मैंने ज़ीरो को माना है नेगेटिव और वन को माना है पॉजिटिव, और मेरे पास मान लीजिए मैंने 1000 सैंपल लिए, मतलब मैंने 1000 का डेटा सेट कलेक्ट किया है, जिसमें मुझे 900 तो बता रहे हैं कि वो नेगेटिव है। ठीक है, और 100 मुझे बता रहे हैं कि वो पॉजिटिव है। तो मैंने उसकी ट्रेनिंग कर ली, टेस्टिंग कर ली। ठीक है, तो मेरी एक्यूरेसी कितनी होगी, 90% की एक्यूरेसी होगी। ठीक है, एक्यूरेसी तो मेरी 90% की हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जब मैं इसका ट्रेनिंग कर ली, टेस्टिंग कर ली, टेस्टिंग करने के बाद जब मैं इसमें नया डेटा दूंगा तो एवरी टाइम इट विल शो मी नेगेटिव रिजल्ट। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये मेजोरिटी जो है मेरी किसकी है, वो है नेगेटिव की है। तो मेरी नेगेटिव की ज़्यादा मेजोरिटी है, तो जब भी मैं कोई नया डेटा दूंगा वो उसको नेगेटिव ही बताएगा। अब मान लीजिए कोई पॉजिटिव, वाकई में कोई पॉजिटिव आ गया जो कि एक्चुअल पॉजिटिव है, तो वो उसको क्या दिखाने लग जाएगा, वो उसको नेगेटिव ही दिखाने लग जाएगा। तो
ये होता है, ये दिस इज नोन एज द इम्बैलेंस डेटा। ठीक है, तो इम्बैलेंस डेटा बहुत ज़रूरी होता है इसको चीज़ को सही करना। इम्बैलेंस डेटा अगर होगा, अगर मान लीजिए कोई भी, हाँ अगर इसका अपोजिट होता है, इसका वाइसा वर्सा केस होता है, मान लीजिए पॉजिटिव के ज़्यादा मेरे पास टेस्टिंग रिजल्ट होते हैं, ट्रेनिंग मतलब रिजल्ट्स होते हैं, और नेगेटिव के कम होते हैं, और उसके बाद मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है जो नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन वो उसको भी पॉजिटिव दिखा रहा है, तो वो मैं टॉलरेट कर सकता है मेरा जो मॉडल होगा। लेकिन ऐसा ये चीज़ टॉलरेट नहीं कर सकता कि वो पॉजिटिव है और मैं नेगेटिव दिखा दूँ उसको। ठीक है, दैट इज़ नोन एज द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा जब हम उसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट बताएंगे। तो अगर मान लीजिए पॉजिटिव है, मैं आपको एक हल्का सा एक उसका हिंट बता देता हूँ। अगर मान लीजिए पॉजिटिव है, मतलब ट्रेनिंग डेटा मेरा पॉजिटिव है और वो मेरा प्रिडिक्शन भी पॉजिटिव कर रहा है, तो दैट मीन्स कि ये ट्रू पॉजिटिव है। ठीक है, ट्रू पॉजिटिव कहलाता है ये। अगर नेगेटिव है और मेरा मॉडल भी नेगेटिव बताता है, तो ये ट्रू नेगेटिव हो जाएगा, ट्रू नेगेटिव। ठीक है, लेकिन अगर मेरा पॉजिटिव है और मेरा मॉडल जो है वो प्रिडिक्ट करता है नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा फॉल्स नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा था ही नहीं, पॉजिटिव से वो पॉजिटिव था और वो मुझे नेगेटिव बता रहा है, तो फॉल्स नेगेटिव हो जाएगा। और अगर मान लीजिए नेगेटिव है और मेरा मॉडल प्रेडिक्ट करता है पॉजिटिव, तो ये मेरा हो जाएगा फॉल्स फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, तो नेगेटिव है और पॉजिटिव मेरा मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है, तो ये चलेगा, ये मैं टॉलरेट कर सकता हूँ एफ पी, लेकिन मैं एफ एन को नहीं कर सकता टॉलरेट। कि मतलब मान लीजिए पॉजिटिव मेरे पास पेशेंट आ गया और मेरा जो रिजल्ट दिखा रहा है मॉडल नेगेटिव दिखा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, हमें ये सब चीज़ें को देखना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ हमें देखना पड़ता है कि हमारे पास इम्बैलेंस डेटा तो नहीं है। अगर वो इम्बैलेंस डेटा है तो मेरे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए क्या ट्रू नेगेटिव इंपॉर्टेंट है या मेरे लिए ट्रू पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सॉरी फॉल्स नेगेटिव इंपॉर्टेंट है या फॉल्स पॉजिटिव मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ट्रू नेगेटिव ट्रू पॉजिटिव तो चलेगा, क्योंकि जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव ही बता रहा है, मेरे लिए बिल्कुल सही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ट्रू नेगेटिव है, ट्रू नेगेटिव बता रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ तक फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव की बात है, उसके लिए मुझे आई हैव टू बी वेरी मच कॉशियस और वी हैव टू बी वेरी मच टेकिंग केयर ऑफ दैट टाइप ऑफ डेटा। और अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन, अकॉर्डिंग टू द मॉडल, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, वी हैव टू सीक एट विच डेटा इज क्रिटिकल फॉर अस। फॉल्स नेगेटिव मेरे लिए क्रिटिकल है या फॉल्स पॉजिटिव मेरे लिए क्रिटिकल है। तो इस केस में मेरे लिए फॉल्स नेगेटिव क्रिटिकल है, तो मेरे को फॉल्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मेरा जो मॉडल हो फॉल्स नेगेटिव मेरा नहीं करना चाहिए। जबकि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक्यूरेसी 90% है, तो मैंने वही बताया आपको, मेरे मॉडल की एक्यूरेसी 90% आ रही है, लेकिन जो प्रेडिक्शन हो रहे हैं वो गलत ही हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ट्रेनिंग जो डेटा सेट है वो तो अच्छा हुआ था, लेकिन टेस्ट में वो फेल हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाता है, हाई बाइसिंग हो जाती है। तो वेरिएंस और बाइसिंग का ट्रेड ऑफ होना चाहिए। मॉडल ऐसा होना चाहिए जिसमें लो वेरिएंस हो, लो बायसनेस हो। ठीक है, ये अभी बाइसिंग का केस था। बाइसिंग का मतलब जो माइनॉरिटी वाला डेटा सेट हो तो गया मेरा, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि मॉडल, मशीन लर्निंग मॉडल में वी हैव टू टेक केयर अबाउट द माइनॉरिटी डेटा सेट। तो हम लोग माइनॉरिटी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो लेकिन जो मेरा डेटा सेट प्रोडिक्शन करके दिखा रहा है, वो दिखा रहा है किसका, मेजोरिटी का, क्योंकि जो उसकी ट्रेनिंग हुई है वो मेजोरिटी डेटा सेट में हुई है ज़्यादातर। तो ज़्यादातर वो रिजल्ट्स को क्या बताएगा, मेजोरिटी में ही बताएगा। तो दैट इज़ नोन एज द बाइसिंग। तो बाइसिंग और वेरिएंस का ट्रेड ऑफ होना चाहिए। लो वेरिएंस लो बायस होगा तो मेरा जो मॉडल होगा वो सही तरीके से परफॉर्म करेगा। और जब वो हाई बाइसिंग पे होता है तो वो मेरा अंडर फिट कहलाता है, और अगर वो हाई वेरिएंस पे होता है मेरा, तो वो ओवर फिट कहलाता है। तो मुझे ये दोनों चीज़ें सही करनी पड़ेगी और बैलेंस रखनी पड़ेगी, तभी मेरा जो मॉडल होगा वो परफॉर्म सही तरीके से करेगा। फाइन, सो दैट इज़ ऑल द कंसेप्ट ऑफ द मशीन लर्निंग। ये हमें देखना पड़ेगा, और ये मैं आपको आगे चीज़ें बताऊंगा भी सही। मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा थ्रू द प्रोग्राम कि किस तरीके से ये सारा इम्बैलेंस डेटा जो होता है वो किस तरीके से गलत रिजल्ट को प्रेडिक्ट करता है बाय यूजिंग द मशीन लर्निंग मॉडल्स। तो हम लोग रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन मॉडल देखेंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल देखेंगे, उसके बाद अपन KNN पढ़ेंगे, K नियरेस्ट नेबर। ठीक है, so by this I end up this lecture. In the next lecture we'll discuss more thing on the numpy, which is the generation of the random number. उसके बाद फिर हम लोग मॉडल्स पे स्विच करेंगे। So by this I end up this lecture. Thank you and keep learning.